सोएब हुआ नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। आओ बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आओ फटाफट आओ बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर ये कैसा है? ये वाला समझ में आया, ये कैसे है? कौन सा फॉर्मूला? भाई फोर्स नीचे लग रहा है? टेंशन ऊपर लग रही है, बॉडी भी नीचे जा रही है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है? ये वाला। तो इसमें से छोटा वाला घटाएंगे तो जो नेट फोर्स हुआ है वो ये हो गया, उसी की वजह से तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है इस वाली बॉडी का। ये आ गया, ये इक्वेशन समझ में आ गई। बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को घटा दिया, तो इस बॉडी का जिसका मास m1 है, इसका ये आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या किया, t को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इस वाली टर्म को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? बस, और क्या समझ में नहीं आया? और पूछो। बस अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो, रखो m1g माइनस, जाओ बैठो, m1 a की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, बाकी एलसीएम हो जाएगा। ये हो गई टेंशन। चलिए कॉमन क्या क्या आ रहा है? m1g कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यार इतनी मैथमेटिक्स मैं ये मान करके चल रहा हूँ आप लोगों को, तो अब इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा? m1g m1 प्लस m2, ये ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1, m1 से m1 कट गया तो क्या आया फॉर्मूला? m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हो गई टेंशन। बोलिए, डायमेंशनली करेक्ट है? चेक करिए, डायमेंशनली करेक्ट है। टेंशन क्या होती है? टाइप ऑफ फोर्स ही तो है, तो फोर्स की यूनिट है इसकी नहीं है। देखो ऊपर केजी स्क्वायर है, नीचे केजी है, तो एक केजी कट गया, केजी इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है फोर्स। डायमेंशनली भी करेक्ट है। लिख लिया सबने? चलूं आगे, अगला क्वेश्चन करें। चलिए चलिए, यही था। m1 m2, ठीक है, और बॉडी इधर जा रही है। इस वाले केस में बॉडी इधर भी जा सकती है इंतजाम? बोलो, क्या बॉडी इधर भी जा सकती है इस वाले केस में? है? m2, ये m1 बड़ा था m2 से या m2 बड़ा था? m1 बड़ा था। m1 बड़ा था। अच्छा, मैं चलिए जो भी बड़ा था, अभी हम m1 बड़ा है m2 से मान लेते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये बॉडी इधर जा सकती है या नहीं जा सकती? बोलो, है? इधर ये बॉडी जा सकती है नहीं जा सकती? सोच के बताइए, बोलो इंतजाम, तुम बोलो। नहीं जा सकती। इस वाले केस को भूल जाइए,
किसी भी कंडीशन में ये जा सकती है? क्या इस वाले केस में ये जो मास है, चाहे ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या ये इधर ही जाएगी, सिर्फ नहीं जाएगी? क्या पीछे जाने का कोई सीन है इसमें? नहीं, क्योंकि कोई फोर्स उधर लगी नहीं रहा। लेकिन ये जा सकती है, क्यों? क्योंकि इसके इधर एक फोर्स लग रहा है। बोलो, फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। याद आया नहीं आया? देखो कैसे लग रहा है mg sin थीटा। अब आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, लोगों को बता, ध्यान से सुनो क्या लग रहा है mg sin थीटा। और जिनको नहीं आता उनके लिए दोबारा बता रहा, जो भूल गए। जस्ट यहाँ तो mg नीचे लगेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इसका mg कहाँ लगेगा? m2 का हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो ऐसे लगेगा सीधा। mg जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो अर्थ तो ये है ना मेरी, तो ऐसे लगेगा ना। परपेंडिकुलर होने के लिए एंगल कितना हो चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल मैंने थीटा लिया था, है? तो मैं क्या करूंगा, इस mg को m, इसका 2 लिया है तो m2g, इसका कलर और डार्क कर देता हूं ताकि क्लियर नजर आए। m2g, ठीक है। ये m2g, इसका 2 कंपोनेंट करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा 2 कंपोनेंट? बोलो। हाँ, तो होगा तो उसी से क्यों करूंगा? एंगल की बोलो, जवाब तुम बताओ। फोर्स को हमेशा, जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी में लग रहे होते हैं, फिर से चाहे से मैंने लिखवाया था, फिर से लिख लो। जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे होते हैं, जब हम उसका मोशन स्टडी करते हैं तो वो फोर्सेस या तो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये है आंसर। तो क्या ये mg फोर्स जो है, ये जो टेंशन लग रही है, यहाँ पे टेंशन लगेगी T, स्प्रिंग सेम, टेंशन सेम। क्या ये mg वाला फोर्स, ये वाला mg तो इसके टेंशन के डायरेक्शन में है, लेकिन क्या ये mg है इस टेंशन के डायरेक्शन में? नहीं है ना। तो इसलिए मुझको इसको क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन करना पड़ेगा इसका, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। बोलो, क्लियर हुई बात? फिर से बताता हूं। mg ऐसे लगेगा, किसी को डाउट है इसमें? ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ये mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो mg का कंपोनेंट है, ये मुझे 2 पार्ट में इसका रिजोल्यूशन करना होगा। तो 2 पार्ट में रिजोल्यूशन कर दीजिए। कैसे होगा 2 पार्ट में रिजोल्यूशन? एक पार्ट में लूंगा अलोंग दी सरफेस, ठीक है। तो उसको जब मैं अलोंग दी सरफेस लूंगा, क्योंकि टेंशन इसी डायरेक्शन में लग रही है ना, तो या तो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो, ऐसे हमें उसको डिवाइड करना होता है, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली टेंशन इधर लग रही थी, बोलो, ये टेंशन यहाँ लग रही थी, तो इसके सेम डायरेक्शन में तो ये जा नहीं सकता, अपोजिट में ही जाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट रिजोल्यूशन में क्या होता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए पहले वाले के, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये रहा परपेंडिकुलर, हो गया। अब एंगल की प्रॉब्लम है, एंगल पता होना चाहिए। एंगल तो मुझे पता नहीं कोई सा भी है, कोई एंगल पता है? मैंने तो रिजोल्यूशन 2 पार्ट कर दिए, दिमाग क्या लगाया?
कि मुझे फोर्सेस को एक डायरेक्शन में लेना है या अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो सेम डायरेक्शन में करने के लिए mg का ये कंपोनेंट तो मैंने इधर ले लिया एक, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर ले लिया, लेकिन इसके साथ एक के साथ cos थीटा लगना है, एक के साथ sin थीटा लगना है। cos किसके साथ लगेगा, जिसके साथ थीटा होगा। अब मुझे ये पता लगाना है, या तो ये वाला एंगल मुझे पता चल जाए, तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। बहुत आसान, ये ट्राइंगल कौन सा बनना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हो गया नहीं होगा भाई, ये ट्राइंगल है, कहाँ गया ट्राइंगल, ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो यही तो एंगल है। ये वाली लाइन को मैंने ऊपर बना रखा है, नीचे बना दूं तो सेम लाइन नहीं हो जाएगी, पैरेलल है ना, तो एंगल थोड़ी चेंज हो जाता है पैरेलल लाइन आगे पीछे कर देने से। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लीजिए, मैं इस लाइन को नीचे कर देता हूं, और बोलिए, हो गई सेम लाइन, ठीक है। एंगल यही रहेगा, कौन सा वाला, ये वाला। अब ये वाला एंगल हो गया, यही 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री नहीं है, ये और ये, बोलिए, ये वाला और ये 90 डिग्री है ना ये, तो इसमें से एक आपने 90 माइनस थीटा निकाल दिया, तो ये क्या बचेगा, ये थीटा ही तो बचेगा। इसको रट लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। तो मैं यही वाला एंगल ले रहा हूं, चलिए चलिए, इसको मैंने थीटा बना दिया, समझ में आ गया। एक डेढ़ महीना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, हर चीज नहीं है। तो ये हो गया, वही डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, बनाइए। इसका ये कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा m2g, और ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा m2g sin थीटा। अब देखो इंतजाम, अगर m2g sin थीटा बड़ा हो जाएगा m1g से, तो खींच नहीं लेगा उसको, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों डायरेक्शन पे यहाँ पे मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है। उस वाले केस में फोर्स ही कोई नहीं लग रहा था, इसलिए वहां पे ये मूव नहीं कर सकता था, ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। और m1 मैंने पहले ही कह दिया है, क्या है m1 बड़ा है m2 से, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए बॉडी इधर ही हो जाएगी। पूरी हर चीज एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। हो गया, बना लिया सबने। तो अब क्या करना है, अब इक्वेशन लिखनी है खाली। शोएब, कोई डाउट है तो आप फटाफट बताओ, है क्लियर है। तो इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन पहले किसकी लिखी जाए, चलिए टेंशन किसके बराबर है, टेंशन के लिए लिखते हैं पहले इस वाले की एफबीडी बनाओ, m1 की बनाओ प्रियंका। ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T, नीचे क्या लग रहा है m1g, और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, नीचे जा रही है बॉडी, यस, तो नीचे वाला फोर्स क्या हो गया, बड़ा हो गया। नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा m1a, क्लियर। अब इस वाले पे आ जाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो। इस वाले का एफबीडी बनाओ, कहाँ बनाऊं इस वाले का, इसका तो यहाँ बना दिया, ये हो गया m1, m2 का ऊपर बना देता हूं, m2। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये क्या है m2g sin थीटा, और इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T। और बताओ और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, m2g cos थीटा लग रहा है, m2g cos थीटा जो इसके ऊपर लग रहा है वो नॉर्मल के बराबर है। तुम लोग अपने नोट्स में लिखो, इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, इधर देखो, तो भी इधर देखो,
नॉर्मल क्या होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये इधर लग रहा है, ये इधर। तो नॉर्मल जो होगा यहाँ पे तुम ब्रैकेट में नोट डाल करके लिख लो कि नॉर्मल जो है किसके बराबर होगा, m2g cos थीटा के बराबर होगा। m2g के बराबर नहीं होगा जैसे अभी तक चल रहा था m2g बराबर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे mg और नॉर्मल बराबर थे, लेकिन इस केस में नहीं है, ठीक है। एंगल वाले केस में चेंज हो जाता है। अब इतनी सारी बातें हो गई याद रखने के लिए। तो अब ये इक्वेशन बन गई। नमीर यहाँ पे ये बॉडी m2 किधर जा रही है, नीचे जा रही है ना। अबे जब ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, अभी बात पूरी कहाँ हुई। हाँ अगर ये बड़ा होगा तो इधर जाएगी, कुछ भी बोले जाएगा। बस टेंशन बड़ी होगी ना, जब तो इधर को लेके जाएंगे। मैंने यही तो पूछा कि कौन सा फोर्स बड़ा होगा, तो दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन मतलब मेरी गलती निकाल दी है। गलती हाँ, और क्या, बिल्कुल गलती निकाली तुमने। m2 तो t बड़ा हो गया, तो t माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2 है। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बस ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2। क्लियर हो गई बात है? हाँ भाई बोलो। मैं कहता हूँ नीचे जा रही है, पहले टेंशन को कौन रोक रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट कुछ रुकावट पैदा करेगा। कंपोनेंट तो हो गई ना, या कंपोनेंट भी नहीं होगा, कंपोनेंट तो हो गई, लेकिन उस कंपोनेंट जो है इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। अभी और ये वाला अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर इधर जाने लगेगा। ये जो कंपोनेंट है ये इसको पूरी ताकत से नीचे जाने नहीं दे रहा है, जैसे यहाँ पे जाने दे रहा है। यहाँ पे रोकने वाला नहीं तो पूरा यही फोर्स करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये रोकने वाला है, तो इस फोर्स में से ये फोर्स घट जाएगा। अभी देखो वही आंसर आने वाला। तो बोलो टेंशन क्या हो जाएगी, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना होता है, दो वेरिएबल, एक टेंशन एक एक्सेलरेशन। तो ऐसे करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट के एक कट जाए। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो देखो माइनस टी से प्लस टी कट गया। हाँ बेटा m2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। बोलो यही आ रहा है सबका? वेरी गुड। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, गलत कर दिया और आप लोगों ने रोका भी नहीं। हाँ ये इसमें जो है साइन थीटा आया था ना, साइन थीटा लिखा नहीं यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखो। इसने m2 तो बताया और नहीं, तुमने कहाँ बताया, तुमने कहा सर m2 नहीं लिखा, मैंने कहा चलो साइन थीटा, ठीक है। ये वाला तो भाई ये वाली इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। बोलो भाई किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये m2g साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आएगा एक्सीलरेशन। बोलो इंतजाम यही आ रहा है, कोई डाउट है? हैं? ठीक है।
अच्छा चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से लगाता तो भी तो यही आता है, एक्सेलरेशन नहीं आता। इस पे नेट फोर्स दोनों मास पे क्या लग रहा है? नीचे m1g लग रहा है और पीछे की तरफ m2g साइन थीटा लग रहा है। तो क्या करूंगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m1g, नीचे की तरफ m1g लग रहा है यहाँ पे m1g, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है, m2g जो इसको रोक रहा है, m2g साइन थीटा लग रहा है। तो यही तो नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, दोनों का टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2। यही तो एक्सेलरेशन होता है। देखो, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया, चेक करो, ये आया नहीं आया? ठीक है ना। अब इस वैल्यू को टेंशन इन दोनों इक्वेशन में से किसी में रख दो, टेंशन आ जाएगी। हाँ बेटा, कैसे? ये बेटा इक्विलिब्रियम में मैंने कराए थे क्वेश्चन, जहाँ पे बॉडी मूव नहीं कर रही थी, वहां पे जाकर के देखो, रिवाइज करना। वहां पे एक नहीं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन नहीं जाते। ठीक है, अब भी समझ में नहीं आया तब पूछना। ये बात समझ में आई? ये वाला एक्सेलरेशन, नीचे फोर्स लग रहा है m1g, पीछे की तरफ लग रहा है m2g साइन थीटा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल मास, तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, टेंशन कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए और उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए। चलिए, ये होमवर्क में करके लाइए। होमवर्क में तो पूरा क्वेश्चन ही करना था, लेकिन आप लोग हाँ किया नहीं। हाँ चलिए, मैं करता हूँ इसको दोबारा से। पहली इक्वेशन क्या थी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ओके, टेंशन निकालनी है तो टेंशन को मैं इधर ले जाता हूँ, m1a को इधर, तो क्या हो जाएगा, m1g माइनस m1a इज इक्वल टू टेंशन। ये बन गई इक्वेशन। अब इसमें a की ये वाली वैल्यू रख दो, टेंशन आ जाएगी। बोलो कैश, तुम्हारा आंसर दोनों सही था या कुछ गलत था? कोई बात नहीं, हो गया। चलिए, ओके, आज का नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज का लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट। इस मोशन का क्या नाम दिया था हमने? सेकंड लॉ तो था, लेकिन सेकंड लॉ का ये किस सब टॉपिक के बीच में अंडर पड़ रहे थे हम लोग? कंस्ट्रेंड मोशन। रस्सी से बंधे हुए ना, कंस्ट्रेंड है, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से जाएगा, उसी वेलोसिटी से जाएगा। कंस्ट्रेंड मोशन इसका सब टॉपिक दिया था। चलिए, एक और करते हैं जल्दी से, शाबाश। ये एक टेबल है, उस पे ये एक, क्या हुआ भाई, आवाज क्यों आ रही है? ये एक मास रखा हुआ है, ठीक है, और एक पुली ये है, एक पुली ये है, चलिए
चलिए एक मास यहाँ लटका हुआ है और एक यहाँ लटका हुआ है। इसको मैंने दे दिया 10 kg। चलिए ऐसा करते हैं, इसको 5 न्यूटन ले लेते हैं, 5 kg। ठीक है, और ये 3 kg, 3 5 8, ये 2 kg। चलिए चलाइए इसको, बनाइए। क्या ये 2 kg है, ये 5 kg है, ये 3 kg है। तो पढ़ना है डायग्राम जो अभी तक निकाल के आया, एक्सेलरेशन और टेंशन। एक्सेलरेशन एंड टेंशन दोनों निकालिए। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। ये मेरी एक दीवार है, इसमें कुछ दिन पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। जल्दी से एकदम बनाइए, साथ के साथ, टाइम नहीं है, मुझे ये खत्म करना है आज ही, और आधे घंटे का टाइम बचा है लेक्चर में। चलिए अब स्प्रिंग बनाने जा रहा हूं मैं। बन गया? तीनों क्या है पोजीशन बताइए जल्दी से।
इसमें हमें दिख रहा है कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है। इसलिए इस वाली लाइन को हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं, यानी वो पोजीशन जिसमें स्प्रिंग रहना चाहती है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया है, यहां पे इलोंगेशन हो गया है, एक्सपेंड हो गई है या इलोंगेशन, स्प्रिंग के लिए इलोंगेशन बढ़ गई, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ है, यहां पे कंप्रेस हो गई है, कंप्रेशन। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? वेरी गुड। तो ये जो है कितना इलोंगेट हुई है उसको भी लिख देते हैं, ये इलोंगेट हो गई, इसकी वैल्यू मैंने मान ली h, और कितना कंप्रेस हो गई है मीन पोजीशन से, जितना अंदर गई वही कंप्रेशन हो गई, ये भी मैंने x मान लिया, ठीक है। चलिए गुड। अब आता है इस पे बताइए एक्सटर्नल फोर्स कितना है, F एक्सटर्नल कितना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा, नॉर्मल पोजीशन में है ना, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा ना, स्प्रिंग जैसी थी वैसी सो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो F एक्सटर्नल क्या हो गया, 0। यहां पर बताइए, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, और किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तभी तो कंप्रेस करेगा, यहाँ पर भी 0 नहीं। चलिए वेरी गुड। तो जब स्प्रिंग पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता तो उस वक्त स्प्रिंग फोर्स Fs वो भी 0 होता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिए, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स Fs, इसका नाम क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, यानी स्प्रिंग जब अपनी मीन पोजीशन में है तो उस वक्त वो कोई फोर्स नहीं लगा रही होती, ठीक है। और जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 नहीं होता है तो Fs भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर Fs सॉरी Fs ये भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसका डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे बताइए इलोंगेशन में Fs किधर लगेगा, भाई बाहर की तरफ खींच रहा है तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आना, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। F इसका डायरेक्शन क्या है, ये हो, ठीक है। और यहाँ पर बताइए नीचे वाले में बाहर की तरफ,
बाहर की तरफ, क्योंकि आप अंदर को उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो अब वो बाहर हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स इधर इधर, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा एफ एस, ठीक है, लिख लिया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन बता दो जल्दी। इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा इस तरीके से स्प्रिंग में लगता है कि वो स्प्रिंग को मीन पोजीशन पे लाना चाहता है, उसको मीन पोजीशन को रेस्टोर करना चाहता है। ये देखो, ये एक्सपेंड हुई है तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ऐसे लगेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग करीब आएगी तो अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, हैं? और यहाँ पे आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो क्या लाना चाह रहा है कि ये अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए। तो इस बात को लिखिए, स्प्रिंग फोर्स always acts in such a way that it tries to restore its mean position. It tries to restore its mean position. ठीक है ना? अपनी मीन पोजीशन में वो दोबारा आना चाहता है। यदि आप बिल्कुल स्प्रिंग यूज करते हैं, बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब इसकी मैथमेटिकल देख लें क्या होता है ये मैथमेटिकली। तो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स। माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, कौन बताएगा? जो डिस्टेंस होगा वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा। बाहर निकालना चाहेंगे डिस्टेंस फोर्स में, उसको अपोज करेगी स्प्रिंग फोर्स। हाँ, स्प्रिंग जिधर को आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं स्प्रिंग का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्प्रिंग फोर्स है। ये देखो, ये आपने बाहर को डिस्प्लेस कराया तो स्प्रिंग फोर्स अंदर को लग रहा है, यहाँ पे आपने अंदर की तरफ डिस्प्लेस कराया तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। तो ये हमारा हो गया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा आप जो है वो यानी इसके अंदर इलांगेशन या कंप्रेशन करेंगे उतना ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगता जाएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके हम इक्वल का साइन लगाना चाहें तो क्या करना पड़ता है, हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और ये इसको वेक्टर फॉर्म में, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, ये हो गया। ओके, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है ना, डायरेक्शन तो हमारे दिमाग में है ही है, वो तो समझाने के लिए एक बार मैंने आपको नेगेटिव साइन लगा के बता दिया। बाकी हमें स्प्रिंग फोर्स तो पता होना चाहिए ना किधर लगेगा। जब भी इलांगेशन होगा तो अंदर की तरफ, कंप्रेशन होगा तो बाहर की तरफ। ठीक है ना, तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है। ये वाला जो साइन होता है ना मॉड वाला, ये किसी भी वेक्टर के जब लगा देते हैं हम तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, स्प्रिंग फोर्स में और टेंशन में हम लोगों ने एक वो क्या कहते हैं पढ़ा था, तो बताइए, अगर मैं टेंशन से इसको कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, बोलिए। ये मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, ये लटकी हुई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टेंशन लगेगी।
टेंशन हमेशा कांटेक्ट के अवे लगती है। ये देखिए कांटेक्ट है तो यहाँ पर इधर लगेगी, और ये कांटेक्ट पॉइंट है तो इधर लगेगी, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है ये यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है और ये दिखाई दे रहा है, इसमें अवे लग रही है, इधर लग रही है और इधर लग रही है अवे। लेकिन यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे टुवर्ड्स लग रही है स्प्रिंग फोर्स इधर, ये तो कांटेक्ट पॉइंट की तरफ हो गया, और यहाँ पर भी इधर ये भी कांटेक्ट पॉइंट की तरफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो कांटेक्ट पॉइंट के अवे भी लग सकती है और टुवर्ड्स भी लग सकती है, लेकिन टेंशन हमेशा किधर लगती है, अवे लगती है। लेकिन ये आप लोगों को याद भी नहीं रहता है और आप लोग लिखते भी नहीं है। चलिए एज यू विश, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के, देखते हैं। अच्छा पहले ग्राफ बना लें, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। स्प्रिंग फोर्स Fs एंड डिस्प्लेसमेंट x। बताइए क्या ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा? बोलो फिर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बनेगा? बनाओ समान। हाँ जी, कैसा बनेगा ग्राफ? एक 1000 मरतबा ये ग्राफ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बना। गलत हो जाएगा। बनाओ जल्दी से, कैसा बनेगा तुम्हारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी? सबने गलत बनाया, और गलत इसलिए बनवाया मैंने तो ताकि आप लोग करेक्ट करो। ये बनेगा, चेक करो क्यों बनेगा ये जब फोर्स पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो x क्या होगा? नेगेटिव। और जब फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए लाइन ऐसे जाएगी। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐसे जाएगी लाइन, जब बोथ पॉजिटिव, और ऐसे जाएगी बोथ नेगेटिव, तो ये लाइन जाएगी। आप लोगों ने ये वाली बना दी। क्लियर हुई बात? यहाँ पे ये एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एफ, तो ये वाली लाइन हमारी बनी। चलो और ये नीचे वाले कोऑर्डिनेट भी बता दो। नीचे वाला कोऑर्डिनेट मिटा दूं? ये लाइन ये बेटा, अगर एफ एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्स नेगेटिव होगा, और एफ एस अगर मैंने दूसरे डायरेक्शन में ले लिया नेगेटिव, तो एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। सर एक्स कोऑर्डिनेट में टू आई है। हाँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट में आई है, तो ये वाला पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव है। तो एक अगर नेगेटिव हो जाएगा, बस इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो x पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
तो इसलिए ये लाइन पूरी बनाती है, ठीक है। जो मैंने पीछे डायग्राम लिया था ये मान लो, ठीक है। तो अगर मैं x को इस डायरेक्शन में क्या मानूं, पॉजिटिव मानूं नेगेटिव, पॉजिटिव, चलो तो ये मैंने पॉजिटिव मान लिया, x पॉजिटिव हो गया। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो ये क्या हो जाएगा, Fs नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इसका ग्राफ कौन सा वाला बनेगा, इसका ग्राफ ये वाला बनेगा, ये हो गया। और कंप्रेशन वाले का ग्राफ देखो, कब ये नेगेटिव है क्योंकि मैंने नेगेटिव माना है इस तरफ, तो Fs इधर लग रहा है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ ये वाला बन रहा है। तो ये किसका हो गया, कंप्रेशन वाला, ये हो गया इलांगेशन वाला, जो मैंने माना है। आप उल्टा मान लोगे तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है, बन गया ग्राफ। चलो तो इसको हम स्प्रिंग फोर्स को क्या नाम देते हैं, और रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। चलिए अच्छा, अब जो स्प्रिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे उनके बारे में दो तीन बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग के बारे में हमने क्या क्या लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग स्प्रिंग वाला भी लिखिएगा, ठीक है। स्प्रिंग का बताओ कागज क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्रिंग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ये तो वो टेंशन वाली बात है, और हवे लगती है, और बताओ मासलेस, स्प्रिंग हम लोगों ने मासलेस लिखा, ठीक है। तो यहाँ स्प्रिंग भी क्या होगी, मासलेस होगी, यानी उसका मास कंसीडर नहीं किया जाएगा, वरना हम लोगों की कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है? होता है लेकिन हम लोग मानते नहीं ताकि हम कर सके सवाल, ठीक है ना। ये ऐसा इसलिए कि हम सवाल ही नहीं कर पाएंगे ना बेटा, फिर उसका भी मास जोड़ोगे। इधर देखो ये हो गई, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गई, ये मास हो गया, ठीक है, ओके। उसका सवाल है तो जवाब दे दे। तो ये mg लग रहा है, तो अब तो ये गलत हो गया, अगर स्ट्रिंग का भी मास है तो बताओ, इसका मास है, इतनी वाली स्ट्रिंग का अलग मास होगा, इतनी का अलग होगा, तो इसमें तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग होती चली जाएगी क्योंकि नीचे का मास चेंज होता जा रहा है। तो कर लोगे कैलकुलेशन बेटा, धुआं निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को मास लेते हैं, ठीक है ना, ओके। इसी वजह से स्प्रिंग को भी मास लेते हैं, ओके। चलिए तो स्प्रिंग भी क्या हो गई, मासलेस। और बताओ, और एक पॉइंट और था इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग का एक और था पॉइंट, डायरेक्शन में अवे और मतलब बोलो बोलो। टुवर्ड्स द कॉन्टेक्ट सर्फेस, नहीं वो तो हो गया, वो तो हो गया। स्ट्रिंग के बारे में पर्टिकुलरली था, दोनों बताएंगे आपको, वो दोनों डायरेक्शन में, वो तो उसके मतलब वो कॉन्सेप्ट हो गया। स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी हम लोग जैसे ये लेते हैं कि स्ट्रिंग का मास नहीं लेना, ऐसे एक और चीज हम लोगों ने कंसीडर किया था, स्ट्रिंग जो है वो अनस्ट्रेचेबल होती है। क्या होती है, हाँ, उसकी लंबाई नहीं बढ़ सकती, पता चला कि लंबाई बढ़ गई है ना, लटकाया और लंबाई बढ़ गई। तो आप लोग लिखिए स्ट्रिंग क्या होती है, अनस्ट्रेचेबल, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग जो है वो तो खैर स्ट्रेच होगी होगी, तो ये स्ट्रेचेबल होती है, और इसमें जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या कहलाता है, रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है। Fs जो होता है वो स्प्रिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। और क्या करता है, ये पॉइंट हम लोगों ने एक और डिस्कस किया था अच्छे से, इट ऑलवेज ट्राइज टू रेस्टोर इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब जल्दी से क्वेश्चन 2-3 करते हैं, आसान आसान से। ये मेरी स्प्रिंग है, इधर मैंने फोर्स लगाया F,
इधर भी फोर्स लगाया F, बताइए स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? मैंने एक फोर्स F से इधर खींचा, एक फोर्स F से उधर खींचा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा और कितना कितना लगेगा? लगेगा और F से ऊपर लगेगा। बोलो जल्दी से। यही लगेगा एफ एस और किसके बराबर होगा? एफ एस एफ के बराबर होगा, ठीक है। और फॉर्मूले के हिसाब से के एक्स के बराबर होगा, ठीक है। के क्या होता है? के क्या होता है? के बारे में तो बताया नहीं, कौन सा कांस्टेंट? हाँ, ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या कहलाता है? मैंने लिखवाया नहीं था इसलिए उसको लिख लीजिए। के जो है बातों बातों में रह गया। के कहाँ गया? ये रहा के। तो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है। चलिए ओके, अब चलिए इसमें बताइए स्प्रिंग फोर्स किधर किधर लगी है? इधर, ठीक है। ये फोर्स इधर लगा है, गुड। तो एक ही लगेगा स्प्रिंग फोर्स? हाँ हाँ, बोलो शोएब, स्प्रिंग फोर्स किधर किधर लगेगा? एक तो बता दिया नवीर ने, इधर लगेगा। दूसरा हाँ, फोर्स दिख नहीं रहा, किधर लगा रखा मैंने? राइट हैंड साइड पर। अंदर की तरफ लगेगा, एक इधर से इधर से कौन लगाएगा? वॉल। तो वॉल पे फोर्स किधर लगेगा? वॉल फोर्स किधर लगा रही है? इधर लगा रही है, भैया। वो जो फोर्स मैंने लगाया था, एक नवीर ने पकड़ा था, एक मैंने। अब यहाँ पे नवीर को हटा के मैंने दीवार में लगा दिया, समझ गए? तो दीवार वही काम कर रही है। आ गई बात समझ में? हाँ। और कितना होगा? ये सारे फोर्स बराबर होंगे, ये वाला F और ये वाला F और ये स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सब दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब पॉइंट पे क्वेश्चन होगा। लिखा ध्यान तुमने, डायग्राम तो बनाया नहीं तुमने ये वाला दोनों। सर तो बॉल फोर्स लगा के नॉर्मल फोर्स ही होगा। कौन सा? नॉर्मल फोर्स होगा। चलिए उसको नॉर्मल फोर्स कर लिए, लेकिन हम यहाँ पे स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, उसको आप टेंशन फोर्स भी कह सकते हैं। नॉर्मल तो कांटेक्ट फोर्स उस तरीके से जो है वो होता है, वेट वगैरह की वजह से जब हम लोग नॉर्मल लेते हैं। तो आप अगर दूसरे सेंस में कहना चाहते हैं तो टेंशन कहते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग स्प्रिंग को काटने जा रहे हैं। बनाया नहीं क्या? बनाइए, काट दे इसको। चलिए बस हो गई बात, इसको काटिए फटाफट। ये फोर्स इधर F लग रहा है, इधर F लग रहा है। इसको काटना है। चलिए एक कैंची से काट दिया मैंने बीच से। अब बताइए अब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? अब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? जैसे ही कैंची से कटेगी उसके बाद कटते यस ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर। तुम बताओ इधर यही होगा, ये वाला। यस, दिस इज द राइट आंसर।
दो, थोड़ा सा सोचो, एक स्प्रिंग पकड़ ली तुमने, उसके दूसरे एंड पे कोई फोर्स नहीं है तो कुछ भी फोर्स लगाते रहो, उससे स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। एक एंड जैसे ही फ्री होगा स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स लगने के लिए जरूरी है कि दोनों एंड पे फोर्स होना चाहिए। सही बात है, तो पूछा नहीं मैंने, सही बात है। और ये जुमला क्लास में समझिए, वरना क्लास से बाद में दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स जैसे ही स्प्रिंग कटेगी वैसे ही हाँ स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। चलो दूसरी बात इसी में आ गई है तो लिखो, इधर देखो, ये स्ट्रिंग है, इसको भी काट दिया मैंने। चलो इसमें बताओ टेंशन क्या हो जाएगी जस्ट आफ्टर कटिंग। दिमाग लगाओ, जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन क्या होगी? ऊपर तो लगेगी सर। मतलब ये धागा था वो बीच में से मैंने काटा, उसका लेकिन मास में कंसीडर नहीं करेंगे तो होगी जीरो। जीरो उसमें भी तो कोई फोर्स, फौरन सारे फोर्स खत्म हो गए, मास कंसीडर टेंशन भी जीरो, स्प्रिंग फोर्स भी जीरो। हो गया। चलिए यही सब कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस में अप्लाई हो गए। चलूं आगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ये मास एम, किसी ने देखा इस तरीके की कोई इंस्ट्रूमेंट देखा है? वेट नापने का इंस्ट्रूमेंट हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। यहाँ पे रीडिंग बनी हुई होती है छोटी छोटी सी, उससे हम नाप लेते हैं कितना वेट है सब्सटेंस का। ठीक है ना, जो भी चीज हमने लटकाई है उसका वेट इससे नाप लेते हैं। तो ये स्प्रिंग ही तो यूज होती है उसमें, बोलो। तो ये मास एम है, तो बताओ इसकी रीडिंग कितनी होगी वेट की, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग कितनी होगी? बताओ, करो करो, दिमाग लगाओ और करो। ये मास है तो नीचे क्या लग रहा है, mg mg mg। तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू mg। इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ पर भी टेंशन क्या हो जाएगी, T है। और यहाँ पर टेंशन क्या होगी, पहले ये बताओ चलो, यहाँ पर टेंशन क्या होगी? यहाँ पर भी mg होगी यानी T होगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो मासलेस है ना, उसकी वेट की वेट थोड़ी है, तो वो तो पूरा एक ही सिस्टम हो गया, एक ही स्प्रिंग हो गई यहाँ। ओके, तो इसका मतलब इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रहा है, इधर भी T लग रहा है, इधर भी T लग रहा है, या यूं कहूं इधर भी mg लग रहा है, उधर भी mg लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, mg के बराबर ही तो हो जाएगा। तो स्प्रिंग जो है वो मास को, आपको वेट को मेजर कर देगी, ठीक है ना। बोलो अदनान, क्लियर हुआ? ऐसे मेजर होता है कोई भी चीज, ठीक है। चलो
गुड। इसमें 2 स्प्रिंग लगाना जरा, ऊपर नीचे, जल्दी से 2 लगाओ स्प्रिंग, देखो क्या आता आंसर। 2 लगाओ, 2 जल्दी से बनाओ, एक ऊपर एक नीचे। बन गया? ये दोनों स्प्रिंग है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, ये मास एम है। दोनों के अंदर स्प्रिंग फोर्स बताइए कितना होगा। इसका भी Fs1 मान लेता हूँ, इसका Fs2 मान लेता हूँ। दोनों का स्प्रिंग फोर्स बताइए कितना होगा। हाँ बोलो, किसी का हुआ? हाँ, कितना आया? नहीं आया? क्यों? जैसे वो किया ऐसे ही करो। mg, नीचे क्या लग रहा है? mg। यहाँ पे टेंशन लग रही है, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? mg के। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? तो यहाँ पर भी टेंशन क्या हो जाएगी? mg। तो इसके अंदर Fs क्या हो जाएगा? mg। यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगी? T, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये भी mg हो जाएगी। पूरे मैट्रिक्स जो है टेंशन सेम, mg सेम, Fs सेम। क्लियर हो गया? कहीं पे कोई डाउट है? चलो बेटा, ये नीचे mg लग रहा है, तो ये ऊपर टेंशन T लगेगी। टेंशन T किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी, ठीक है ना? ये टेंशन यहाँ रहेगी, यही टेंशन यहाँ रहेगी। आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, आपको क्या फील हो रहा है? ये स्प्रिंग अलग बॉक्स बनाया हुआ है, ये अलग बॉक्स बनाया हुआ है। दोनों वेइंग मशीन को, 2 वेइंग मशीन को मैंने एक के ऊपर एक लटका दिया। तो ये यहाँ पे टेंशन T होगी और यहाँ पे भी टेंशन T होगी, नहीं होगी? क्योंकि वेटलेस है ना ये, तो इसलिए जब दोनों तरफ टेंशन सेम है तो उसी के बराबर तो स्प्रिंग फोर्स होगा। और टेंशन किसके बराबर है? mg के, तो mg नहीं हो गया? और यहाँ पर भी टेंशन ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम। भाई ये टेंशन जो नीचे है वही तो इस वाली स्प्रिंग के लिए भी टेंशन है। ये वाली टेंशन भी T रहेगी, ऊपर भी T है, तो फिर से वही दोनों तरफ फोर्स सेम T। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? वो भी T के बराबर हो जाएगा। और T किसके बराबर है? mg के। बोलो, नहीं आ रहा? स्प्रिंग डिफरेंट मैंने कहा लिखवाया? नहीं लिखवाया मैंने, स्ट्रिंग के लिए लिखवाया। इसके लिए स्प्रिंग के लिए, ठीक है? स्प्रिंग के लिए नहीं लिखवाया। ओके, चलिए आगे चलिए। एक लास्ट आज का फिजिक्स का, इसमें दोनों स्प्रिंग को, ये तो आपने लगा दिया सीरीज में, वो पैरेलल में लगा दिए।
चलिए ये मास है m, ये स्प्रिंग फिर से सेम है, इसका कांस्टेंट भी क्या है, इसका कांस्टेंट भी क्या है। अगर कांस्टेंट सेम है तो स्प्रिंग सेम है, ठीक है। डिजाइन का कैसा मिलेगा। अब बताइए जल्दी से दोनों के अंदर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। करीब करीब कैसे होगा, कैलकुलेट करके बताइए। हो गया। बोलो, किसी का आया। अच्छा इसमें टेंशन क्या होगी, टी, इसमें क्या होगी, टी। बोलिए, दोनों स्प्रिंग सेम है ना, और वेट भी सेम है, तो टेंशन भी तो सेम रहेगी दोनों में, टी की रहेगी नहीं रहेगी। और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो ये mg किसके बराबर है, इस टी और इस टी दोनों के प्लस के बराबर होगा ना, दोनों ने मिल करके उसको उठाया हुआ है। तो mg बराबर क्या हो गया, 2t, तो t बराबर क्या हो गया, mg/2। बोलो, तो अब यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पर भी टेंशन T है, तो यहाँ पर कितना लगा स्प्रिंग फोर्स, ये लगा mg/2। यहाँ पर कितना लगा, हाँ mg/2, ठीक है।